हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दोस्तों टेंस की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों पार्ट का काफ़ी विस्तृत से उसका अध्ययन किया है। और दोस्तों, जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो मेरे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियोस को देखें, ताकि उनका किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न रहे। और दोस्तों, मैं ऐसे साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिनको लगता है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत कठिन होता है या फिर टेंस सीखना बड़ा कठिन होता है, तो दोस्तों यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आज से आपका वही डर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकेंड पार्ट का। ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट के कह सकते हैं उसके परिभाषा, एग्जाम्पल के साथ साथ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों इसके फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत दोस्तों यस नो टाइप। ठीक है दोस्तों, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनका जवाब हम दोस्तों या फिर कह सकते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं या दे पाते हैं। इसी वजह से इसको हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। या दोस्तों इसको यस नो टाइप को ही हम सिंगल वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि दोस्तों यदि हिंदी का कोई भी वाक्य हो, यदि उसका स्टार्टिंग क्या से हो, ठीक है दोस्तों, यदि हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य जिसका स्टार्टिंग क्या से हो, तो दोस्तों जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट की जो हमारी सहायक क्रिया डिड होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और दोस्तों उसके बाद कर्ता, और कर्ता के बाद दोस्तों मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका रूल कह सकते ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से, ठीक है दोस्तों, क्या से हो तो सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, हो तो सहायक क्रिया डिड को कर्ता से पहले, ठीक है दोस्तों, कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद। ठीक है दोस्तों, डिड को कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद मुख्य क्रिया। ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा आप लोगों के लिए, यदि हिंदी का वाक्य हो और क्या से स्टार्ट हो तो दोस्तों उसमें उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डिड आपका पहले आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट, और क्योंकि दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आपको फॉर्मेशन जो होगा दोस्तों सर्वप्रथम डिड लिखना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो,
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं इसके आखिर में आपका क्वेश्चन मार्क आया है, प्लस आपका दोस्तों क्या से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों जो हिंदी का कह सकते हैं कि वाक्य हो और क्या से स्टार्ट हो तो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब ये क्या से स्टार्ट है तो हम सर्वप्रथम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जानते हैं दोस्तों डिड का प्रयोग हम चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका दोस्तों ट्रांसलेशन हो जाएगा, पहले आपको डिड लिखना है। ठीक है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। देख रहे हैं क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। तो दोस्तों उस लड़के को कौन पीटा, रमेश ने पीटा, जो कि सब्जेक्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा, रमेश। सब्जेक्ट क्या है आपका, रमेश है। पीटने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो दोस्तों रमेश का काम क्या है, पीटना है। ठीक है, तो पीटने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, बीट होता है, BEAT, बीट। बीट मीन्स पीटना होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो रमेश ने पीटा, लेकिन किसे, उस लड़के को। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है, उस लड़के को। उस मतलब आपका दैट हो जाएगा। ठीक है, दैट बॉय। ठीक है दोस्तों, डिड रमेश बीट द बॉय, बीट दैट बॉय। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या कल तुम्हारी बहन ने गाना गाया। ठीक है दोस्तों, क्या कल तुम्हारी बहन ने गाना गाया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका जो वर्ब है गाया, यानी काम क्या है, गाना है, गाने को गाना। तो गाया दिया है दोस्तों, देख रहे हैं इसके अंत में क्या आया है, आ आया है। आ जो कि एक दोस्तों स्वर है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो, ता था, ती थे, ते थे, या फिर कह सकते हैं जब क्रिया का अंतिम स्वर आ ई ए हो तो भी वो क्या होता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों वह क्या से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों जब कोई कह सकते हैं हिंदी का प्रश्नवाचक वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो आइए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले आपको क्या लिखना है, डिड लिखना है, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। सॉरी दोस्तों, आपका जो सेंटेंस है किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें लिखना क्या है, सब्जेक्ट। तो दोस्तों क्या कल तुम्हारी बहन ने गाना गाया। तो दोस्तों कौन गाना गाया, तुम्हारी बहन ने, है ना। तो तुम्हारी बहन ये क्या हो गया आपका, एक तरह से सब्जेक्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा, तुम्हारी मतलब योर हो जाएगा, और बहन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिस्टर कहा जाता है ना। तो डिड योर सिस्टर। उसके बाद दोस्तों हमें देख रहे हैं क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो जो ये तुम्हारी सिस्टर है अर्थात जो सब्जेक्ट है उसका काम क्या है, गाना, है ना। तो उसका काम क्या है, गाना। तो दोस्तों गाना किस माने होता है, सिंग होता है ना, सिंग। तो ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हारी बहन ने गाया, लेकिन क्या गाया, गीत गाया, है ना। तो गीत के अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, सॉन्ग होता है। दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो क्रिया होती है गाने की तो वो सिंग होती है, ये आपका वर्ब है। क्या ये वर्ब है, और ये दोस्तों आपका कह सकते हैं ये आपका एक प्रकार नाउन है ना, ये नाउन है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग। काम क्या है उसका, गाना, यानी गीत को गाना। ऑब्जेक्ट है इसका सॉन्ग। और दोस्तों और देख रहे हैं कल दिया है, कल
दोस्तों जो कि ये पिछले दिन के लिए यूज होता है, क्योंकि दोस्तों हम पास्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों जब भी पास्ट टेंस में कल आता है तो उसकी हम अंग्रेजी क्या लिखते हैं, यस्टरडे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखते हैं, यस्टरडे। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस सेंटेंस का आपका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए और दोस्तों देखते हैं कि यही यस नो टाइप सेंटेंस यदि नेगेटिव में हो तो हम उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों यदि हमारा यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें कुछ करना नहीं दोस्तों, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी सब सेम आपका यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा आपका, पहले आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी दोस्तों, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसा कि आप यस नो टाइप में करते थे। दोस्तों नेगेटिव होने की वजह से ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मेशन पर हमें कह सकते हैं यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को रखना है। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग क्या से है और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो पता चल रहा है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है दोस्तों, लेकिन उसमें क्या देख रहे हैं कि आपका नहीं भी आया, अर्थात ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है ना, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब डिड को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट। दोस्तों हमारा सेंटेंस है, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। तो दोस्तों कौन अपना कोट नहीं पहना, तो दोस्तों जवाब मिल रहा है कि मोहन, यानी मोहन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है आपका, है ना, सब्जेक्ट है कि नहीं है, इस वजह से आपका यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद काम क्या है मोहन का, कोट पहनना। ठीक है दोस्तों, कोट पहनना। तो दोस्तों कोट पहनने को हम कह सकते हैं, कोट पहनने के संदर्भ में दोस्तों हम क्या यूज़ करेंगे, पुट ऑन का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या यूज़ किया जाता है, पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स पहनना होता है। ठीक है दोस्तों, यही अगर पुट ऑफ होता है तो उतारना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पुट ऑन दिया है जो कि दोस्तों आपका एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो पुट ऑन मीन्स पहनना होता है। ठीक है, तो डिड मोहन नॉट पुट ऑन। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेन वर्ब हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों मोहन ने अपना कोट नहीं, मतलब अपना कोट, मतलब मोहन कोट नहीं पहना, लेकिन क्या, अपना। ठीक है, मोहन नहीं पहना लेकिन क्या, अपना कोट, अर्थात उसके न पहनने का कह सकते प्रभाव किस पे पड़ रहा है दोस्तों, अपना कोट पे, अर्थात वो ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों मोहन देख रहे हैं दोस्तों, सिंगुलर है, मेल है, और इसके लिए हम पजेसिव क्या लगाते हैं दोस्तों, बताइए, हिज होता है, हिज कोट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, क्या मोर जंगल में नहीं नाचा। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल है आप लोगों के लिए, क्या मोर जंगल में नहीं नाचा। तो दोस्तों आपका जो पूरा सेंटेंस है, पहली बात तो किस टेंस में दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे पता चला, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं आपका जो वर्ब है नाचना, उसके आखिर में क्या आया, आपका आ आया है, जो कि दोस्तों एक स्वर है। तो दोस्तों जब वर्ब के अंत में आ ई ए आता है तो भी आपका वो जो सेंटेंस होता है दोस्तों वो पास्ट इंडेफिनिट में
माना जाता है। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, आपका देख रहे हैं क्या से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो पता चल रहा है ये आपका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उसके साथ साथ ये क्या है, नेगेटिव भी है। तो ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड को लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो क्या मोर जंगल में नहीं नाचा, तो कौन जंगल में नहीं नाचा दोस्तों, मोर। तो मोर की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोर को पिकॉक कहते हैं, है ना। डिड दी, है ना, तो दी भी कह सकते हैं, पिकॉक, PEACOCK, है ना, डिड दी पिकॉक। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नॉट लगाना है ना। तो मोर का काम क्या है दोस्तों, नाचना। तो यहाँ वर्ब क्या है उसका, नाचना। तो नाचने का हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, डांस हो जाएगा। तो दोस्तों मोर नहीं नाचा, लेकिन कहाँ, जंगल में। तो आपका क्या हो जाएगा, इन दी, बताइए, फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, जंगल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, डिड द पिकॉक नॉट डांस इन द फॉरेस्ट। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका जो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं, कह सकते हैं कि आपका WH वर्ड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी तरफ। दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अर्थात दोस्तों ऐसा कोई हिंदी का वाक्य दोस्तों जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या आदि आता है दोस्तों, तो हम दोस्तों जब इसका अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो शेष बचा हुआ वाक्य होता है उसको हम क्या करते हैं, यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ठीक है दोस्तों, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, दोस्तों ये सभी क्या है, आपका कहीं न कहीं प्रश्न पूछने का बोध कराने वाले शब्द हैं, है ना। आदि आते हैं तो इनकी मतलब दोस्तों इन समस्त प्रश्नवाचक वाक्यों की, शब्दों की, है ना, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर शेष वाक्य, ठीक है दोस्तों, शेष वाक्य प्रश्नवाचक के पहले नियम, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक का हमारा पहला नियम क्या था, यस नो टाइप वाला था, जिसका स्टार्टिंग क्या से होता था, तो उसको हम किससे स्टार्ट करते थे, डिड से ना। तो पहले नियम के अनुसार किया जाता है या बनाया जाता है या ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, कब, क्यों, कैसे बीच में आते हैं तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, अर्थात WH वर्ड, है ना दोस्तों। WH वर्ड क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं उनका आमतौर पे स्टार्टिंग WH से, जैसे वाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना। तो WH वर्ड को हम पहले लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब डिड को लिखना है। फिर दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है ना, जैसा कि हम पिछले यस नो टाइप में करते आए हैं। और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के दोस्तों लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों, तुम्हारे पिताजी कब कानपुर गए। ठीक है दोस्तों,
तुम्हारे पिताजी कब कानपुर गए। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आया है और दोस्तों बीच में आपका क्या है, कब आया है। और आप नियम देख रहे हैं, यदि ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य दोस्तों जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन अर्थात प्रश्नवाचक शब्द आया हो, और तो दोस्तों हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों उसकी हम अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे। तो जो कि दोस्तों क्या होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, WHEN व्हेन, व्हेन मीन्स कब होता है। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो दोस्तों जो कि डिड यूज होती है, और डिड का प्रयोग दोस्तों हम कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो इस वजह से आपका क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखना है अर्थात कर्ता को लिखना है, और सेंटेंस क्या है दोस्तों, तुम्हारे पिताजी कब कानपुर गए। तो दोस्तों कानपुर जाने का कार्य कौन कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी, अर्थात ये आपका क्या है, पूरा आपका सब्जेक्ट है। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, तुम्हारा का तुम्हारा है, आपका मतलब योर होता है, और पिताजी को हम क्या कहते हैं, फादर कहते हैं, है ना। तो व्हेन डिड योर फादर। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। काम क्या है दोस्तों, पिताजी का जाना यानी गए, है ना। तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जाने को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म में गो होता है। कहाँ, कानपुर। कानपुर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, कानपुर, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका एग्जाम्पल अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, तुम्हारे, ठीक है दोस्तों, तुम्हारे घर कल कौन आया। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो दोस्तों लास्ट में आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि आपका प्रश्न पूछने वाला वर्ड कौन आया है। तो तुम्हारे घर कल कौन आया। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि तुम्हारे घर कल कौन आया। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट पता चल रहा है क्या, अभी पूछा जाए कि जैसे यहाँ पे काम क्या है, आना, तो जैसे कौन आया, कल घर कौन आया। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है, अर्थात जो आपका कौन है, प्रश्नवाचक जो शब्द है दोस्तों, ये इसी में ही सब्जेक्ट का छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जब हमारा सेंटेंस में कौन आया हो तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा उसकी अंग्रेजी, सबसे पहले बताइए, हु मतलब कौन होता है। उसके बाद हमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो कि डिड है ना। तो डिड लिखना है दोस्तों, बताइए, नहीं। ठीक है दोस्तों, यही इसमें ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य में कौन आया हो और दोस्तों कौन स्वयं सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि दोस्तों हम सीधे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसा दोस्तों हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में करते आए हैं। तो ठीक दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, हु तो आपने लिख दिया जो कि एक क्वेश्चन वर्ड था। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। काम क्या है, आना, है ना। तो आने का अंग्रेजी क्या होता है, कम होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है दोस्तों, सेकेंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, है ना, कम केम कम। तो हु केम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन आया, लेकिन कहाँ, तुम्हारे घर, है ना। तो टू यहाँ पे आप लगा के उसको जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, योर हाउस, तुम्हारे घर का क्या हो जाएगा, योर हाउस हो जाएगा। और दोस्तों इसी में देख रहे हैं आपका कल आया है, और दोस्तों पास्ट में हम कल के लिए क्या यूज करते हैं, जो कि हमें पहले से ही मालूम है, तो जो कि हम क्या यूज करते हैं, यस्टरडे। तो आपका हो जाएगा हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मित्रों आप लोगों के लिए, रेखा कहाँ रहती थी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आइए इसको पहचान लेते हैं कि हमारा जो दिया हुआ सेंटेंस है वो किस टेंस में। दोस्तों देख रहे हैं काम क्या है, रहना, लास्ट में ती थी, ता थे, ती थी, ते थी, अगर ऐसा आ रहा है तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा, या फिर कह सकते हैं वर्ब का
जो अंतिम स्वर आ ई ए हो तो भी वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में माना जाता है। तो आइए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेंटेंस है पास्ट टेंस का इंडेफिनिट का तो है, लेकिन किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव का है, वो भी किस टाइप का, कह सकते हैं कि WH वर्ड का, क्योंकि दोस्तों प्रश्न पूछने वाला जो शब्द कहाँ है वो बीच में आया। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वेयर, WHER, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो कि डिड है, और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, रेखा। सब्जेक्ट क्या है आपका, रेखा है, तो वेयर डिड रेखा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है ना। तो वर्ब क्या है दोस्तों, रेखा का काम क्या है, रहना। तो रहने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, लीव होता है, जो कि हम इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, कह सकते हैं कि नेगेटिव, और इसमें आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लीव हो जाएगा। और दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं, इस वजह से हमारा सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपका जो ये WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, कह सकते हैं कि WH वर्ड का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव भी आया हो तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं है। हमें दोस्तों क्या करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्तों, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। बाकी सारा दोस्तों जो सेंटेंस है हमें वो यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ करना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, WH वर्ड लिख देना है ना, WH वर्ड्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है दोस्तों, और नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख के, ठीक है दोस्तों, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे हमें कह सकते हैं WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, रोहन वहाँ क्यों नहीं गया। ठीक है दोस्तों, रोहन वहाँ क्यों नहीं गया। तो दोस्तों देख रहे हैं क्यों जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछ रहा है, और दोस्तों नहीं भी दिया है तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात दोनों का मिक्सचर। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें वही तरह करना है, पहले क्यों की अंग्रेजी लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है दोस्तों, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, रोहन है ना, तो रोहन आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, और रोहन का काम क्या है दोस्तों, गया, अर्थात जाने से मतलब है, तो आपका क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। और अदर वर्ड में क्या दिया है दोस्तों, वहाँ दिया है, तो वहाँ मतलब क्या कहेंगे उसको, देयर कहेंगे, और लास्ट में आपका क्वेश्चन में। तो व्हाई डिड रोहन नॉट गो देयर, यानी रोहन वहाँ क्यों नहीं गया। ठीक है दोस्तों, आइए आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आखिरी प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि है राधा ने अपने कपड़े कब नहीं धोए। ठीक है दोस्तों, राधा ने अपने कपड़े कब नहीं धोए। तो दोस्तों देख रहे हैं कब से क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है, और दोस्तों नेगेटिव भी आया है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख लेना है। तो दोस्तों कब की अंग्रेजी क्या होता है बताइए, व्हेन होता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड को लिख देना है, और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राधा है। कैसे पता चला दोस्तों, जो हमारी वर्ब है धोना, तो यानी कपड़े कौन नहीं धोया, कौन से आप प्रश्न करेंगे वर्ब से, तो जो उत्तर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो उत्तर क्या मिल रहा है दोस्तों, राधा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नॉट लिखेंगे। काम क्या है, धोना, तो धोने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वॉश होता है, वॉश मीन्स धोना।
तो राधा ने नहीं धोया, लेकिन क्या, अपने कपड़े। तो दोस्तों राधा जो कि लेडीज है, फीमेल है, तो और सिंगुलर भी है, तो उसके लिए हम पजेसिव क्या लगाएंगे बताइए, हिज लगाएंगे कि हर लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका क्लॉथ्स हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस सेंटेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, व्हेन डिड राधा नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस होता है इसके आखिरी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जैसे कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, किसका आदि आता है। तो दोस्तों जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों इससे संबंधित हम नाउन को साथ में लिखते हैं उन WH वर्ड के साथ, या फिर किसका कितने के बाद, और दोस्तों उसके बाद सारी प्रक्रिया हमें इसी के अनुसार करनी है। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर दोस्तों आपका 5वां हो जाएगा, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों आइए इसके पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, कितना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, हाउ मच, है ना, कितने, कितने की हाउ मेनी हो जाएगा, कौन सा, ठीक है दोस्तों, कौन सा, कौन सी, अगर कौन सा कौन सी आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे, ठीक है। किसका, किसका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हुज कहते हैं। आदि, ठीक है दोस्तों, आदि शब्द आते हैं तो, ठीक है दोस्तों, आदि शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन या अनुवाद, ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन करते समय इनसे संबंधित या इनसे जुड़े हुए, ठीक है दोस्तों, इनसे अर्थात ये जो कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, किसका आ रहा है, तो इनसे संबंधित नाउन अर्थात संज्ञा को, ठीक है दोस्तों, नाउन को साथ में ही, ठीक है दोस्तों, साथ में ही लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको जो कहते हैं WH वर्ड के अकॉर्डिंग ही करना है, बशर्ते आपको कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, किसके के बाद जो अगला आपका जो नाउन होगा या फिर कह सकते हैं जो संज्ञा होगी उसको आप साथ में लिखेंगे। उसके बाद सारी प्रक्रिया WH वर्ड के टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार करना है। तो दोस्तों आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और उसको अच्छी तरह से समझते हैं। आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों संरचना अर्थात सेंटेंस की बनावट कैसे होती है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लिखना है, कितना, कितने, कौन सी, कौन सा का हमें क्या लिखना है, उसका कह सकते हैं इंग्लिश लिखना है। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कौन सा आ गया तो विच कर देंगे, है ना, या कितना आ गया तो हाउ मच कर देंगे, है ना, या फिर कितने आया तो हाउ मेनी, मतलब जो आ रहा है दोस्तों उसे आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है दोस्तों, हुज मीन्स किसका, उसके बाद दोस्तों हमें नाउन लिखना है, यही सब ध्यान देना है सिर्फ नाउन का। इन शब्दों के बाद हमें जस्ट नाउन लिखना है दोस्तों। उसके बाद हमें कुछ करना नहीं दोस्तों, जैसे हम करते आए हैं डिड सब्जेक्ट, और उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, कह सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, जो आ रहा है उसको आप सबसे पहले लिखिए, फिर नाउन लिखिए दोस्तों, फिर डिड लिखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, बच्चों ने कितने आम खाए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, बच्चों ने कितने आम खाए। तो दोस्तों पहले आप लोग समझ लीजिए कि कितना और कितने में क्या फ़र्क है। दोस्तों कितना जो उसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच होती है, और दोस्तों हाउ मच या फिर कितना का यूज हम कर सकते हैं किसी चीज़ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं। वहीं पर दोस्तों
कितने की बात किया जाए दोस्तों, यदि कितने आए तो हम हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। और दोस्तों हाउ मेनी या फिर कितने का यूज़ हम कर सकते हैं कि किसी संख्या को जब पूछा जाता है या उसकी किसी संख्या के पूछा जाता है कितने नंबर में है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हाउ मेनी का यूज करते हैं। यानी संख्या का बोध कराने के लिए हम हाउ मेनी, और मात्रा का बोध कराने के लिए दोस्तों हाउ मच। मात्रा से मतलब दोस्तों क्वांटिटी से मतलब है, ठीक है। तो आइए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि बच्चों ने कितने आम खाए। तो दोस्तों कितने आया ना, तो कितने का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ मेनी होता है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो हाउ मेनी, उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है। क्या लिखना है, नाउन लिखना है। तो हाउ मेनी, और दोस्तों इसको पहचानने का यही तरीका है कि कितना, कितने, कौन सी, किसके के बाद अगला जो आपका हिंदी वर्ड होगा वही क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे देख रहे हैं बच्चों ने कितने आम खाए, तो कितने के बाद आपका आम है जो कि एक कह सकते हैं कि फ्रूट का नाम है। तो और दोस्तों ये क्या है, आपका नाउन है। तो ठीक है, तो हाउ मेनी मैंगोज, ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी मैंगोज हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है। तो दोस्तों डिड का यूज़ हम चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर चाहे प्लूरल उसके लिए लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आम को खाने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मीन्स क्या होता है, बच्चे होता है, जो कि प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर आपका चाइल्ड होता है ना। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। और वर्ब क्या है दोस्तों, काम क्या है बच्चों का, खाना। तो खाने का अंग्रेजी क्या होता है, ईट होता है। उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। बच्चे खा तो रहे हैं लेकिन क्या, आम खा रहे हैं। तो आम जो कि ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम को हम पहले ही यहाँ कह सकते हैं कि जो कितने के साथ जो था वो नाउन के साथ आ गया है। इस वजह से हमें क्या करना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट जब पहले लिख दिए हैं तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से आपका सेंटेंस यहीं पर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का दोस्तों ट्रांसलेशन होगा, हाउ मेनी मैंगोज डिड द चिल्ड्रेन ईट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों के लिए, आपने किसका, ठीक है दोस्तों, आपने किसका कलम इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, इस्तेमाल से मतलब प्रयोग करने से मतलब है, आपने किसका कलम इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं किसका आया है ना। तो इसकी क्या करेंगे हम, सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे। तो किसका क्या होता है दोस्तों, हुज। क्या होता है, हुज होता है। सॉरी दोस्तों, किसका की इंग्लिश क्या होती है, हुज होती है। और दोस्तों उसके बाद हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है। तो देख रहे हैं किसका के बाद क्या आया, अगला वर्ड कलम आया है, जो कि आप एक नाउन है। तो कलम की इंग्लिश क्या होती है, पेन होता है ना। हुज पेन क्या हो जाएगा, हुज पेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमें डिड लिख देना है। और सब्जेक्ट क्या है, आपने किसका कलम इस्तेमाल किया। तो कलम किसका इस्तेमाल किया, तो कौन इस्तेमाल कर रहा है, आपने, है ना। तो आपने क्या दिया है, जो कि दोस्तों यू होता है। यू मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है ना। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, यू, है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यू है। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और काम क्या है दोस्तों, इस्तेमाल करना अर्थात यूज़ करना। तो हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यूज़ हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो व्हिच पेन डिड यू यूज, अर्थात आपने किसकी पेन को या किसकी कलम को इस्तेमाल किया या किसके पेन का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आज की वीडियोस को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आखिरी एग्जाम्पल है आप आज के लिए, आप लोगों के लिए, राधा ने कल कौन सा गीत गाया। ठीक है दोस्तों, राधा ने कल कौन सा गीत गाया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सेंटेंस है, वर्ब क्या है, गाया, जो कि आखिर में आ रहा है। तो आपका दोस्तों ये क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में भी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव में से दोस्तों देख रहे हैं ना,
कौन सा कौन सी वाला है। तो दोस्तों जब सेंटेंस के बीच में कौन सा कौन सी किसका कितना कितने आता है तो दोस्तों हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं उसकी अंग्रेजी तो लिखते हैं दोस्तों सबसे पहले, लेकिन उसके साथ साथ उसका नाउन भी लिखते हैं अर्थात संज्ञा को भी लिखते हैं। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कौन सा का इंग्लिश क्या होता है, विच, है ना। उसके बाद अगला वर्ड क्या है, गीत है। तो विच क्या हो जाएगा, गीत को क्या कहते हैं, सॉन्ग कहा जाता है। तो विच सॉन्ग, है ना, क्या होगा दोस्तों, विच सॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना है दोस्तों, जो कि डिड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राधा, यानी गीत गाने का काम कौन कर, राधा कर रही है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, राधा। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है दोस्तों, तो वर्ब देख रहे हैं कि गाना, है ना। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। हमें फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, सिंग सैंग संग होता है, लेकिन हमें फर्स्ट लिखना है तो सिंग हो जाएगा। और उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों आपका अदर वर्ड में क्या आया है, कल आया है, जो कि समय के बारे में बता रहा है। ठीक है दोस्तों, बीते हुए समय के लिए यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम कल के लिए क्या लगाते हैं, यस्टरडे का यूज करते हैं। ठीक है, यस्टरडे। तो दोस्तों इसका कंप्लीट आपका अनुवाद हो जाएगा, विच सॉन्ग डिड राधा सिंग यस्टरडे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड पार्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो दोस्तों टेंस की सीरीज चल रही है ये आप लोग उसका एंजॉय कर रहे होंगे, अर्थात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं ऐसा आप लोगों से उम्मीद रख रहा हूं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।